एक 20 साल का लड़का जिसका नाम मोहम्मद साहिल खान है, उसने अपनी 16 साल की गर्लफ्रेंड जिसका नाम साक्षी दीक्षित था, उसका कत्ल 20 बार चाकू से वार करके 28 मई के दिन कर दिया। ये घटना नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के शाहबाद डेरी एरिया की एक बेहद बिजी रहने वाली सड़क पर हुई, जहां से अक्सर 25 से 30 लोग गुजर रहे होते हैं। और साहिल ये कत्ल करके बड़े ही आराम से लोगों की भीड़ के बीच से फरार हो गया, और एक भी शख्स ने उसको रोकने की या फिर उस लड़की को बचाने की हिम्मत तक नहीं की। इस केस से जुड़े बहुत से सवाल हैं कि आखिर साहिल ने यह सब क्यों किया, आखिर साहिल और साक्षी का रिश्ता यहाँ तक कैसे पहुंचा, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आजकल के ये नई उम्र के लड़के या लड़कियों में इतना गुस्सा और इतनी नफरत क्यों बरप रही है जो उनको ऐसे क्राइम करने के लिए विवश कर दे रही है। हम जानेंगे इन सब सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है फैज और आप देख रहे हैं इनटू द अननोन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर साक्षी और साहिल है कौन, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मोहम्मद साहिल खान एक 20 साल का लड़का है जो कि अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही रहता है। साहिल की पड़ोसी कमलेश के अकॉर्डिंग साहिल एक अच्छे परिवार से आता है। उसके पिता एक जाने माने वेल्डर हैं, जबकि उसकी माँ एक परचून की दुकान चलाती हैं। वहीं उसकी 3 बहनें हैं, जिनमें से एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करती है और 2 बहनें जिनकी उम्र 15 और 16 साल है, वो दोनों स्कूल में पढ़ती हैं। साहिल के परिवार के सभी लोग इंक्लूडिंग साहिल सभी अपने अपने कामों में काफी बिजी रहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि साहिल के खानदान में किसी का भी दूर दूर तक क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। साहिल अपने परिवार के साथ एक 2 रूम सेट वाले किराए के घर में रहता है, जिसका किराया 3,500 रुपए है, और उसका परिवार यहाँ पर लगभग 2 सालों से रह रहा है। उसके पड़ोसियों के अकॉर्डिंग साहिल एक बेहद ही इंट्रोवर्ट और शॉर्ट टेम्पर्ड लड़का है। अक्सर उसकी लड़ाई पड़ोस में रहने वाले लोगों से छोटी मोटी बातों पर हो जाया करती है। साहिल फ्रिज और एसी रिपेयरिंग का काम करता है और अधिकतर वो लोगों के घर जाकर उनका रिपेयरिंग का काम किया करता है। यही घर घर जाकर रिपेयरिंग का काम करने के दौरान साहिल की मुलाकात साक्षी दीक्षित से हुई थी। साक्षी का घर साहिल के घर से कुछ ही दूरी पर है। साक्षी की माँ एक स्टील फैक्ट्री में वर्कर है और उसके पिता भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। साक्षी के माँ बाप के 2 बच्चे हैं, एक साक्षी और एक उसका छोटा भाई जिसकी उम्र इस वक्त 12 साल है। साक्षी के पड़ोसी गुड्डू गौतम के अकॉर्डिंग साक्षी बेहद ही शांत और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। साक्षी ने हाल ही में अपने 10th के एग्जाम्स पास आउट किए थे और वो आगे ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई करने के बारे में सोच रही थी। वो भविष्य में आगे चलकर एक लॉयर बनना चाहती थी। साक्षी की माँ बताती हैं कि साक्षी का छोटा भाई अपनी बड़ी बहन की तरफ बहुत आस भरी निगाहों से देखता था, क्योंकि साक्षी चाहती थी कि आगे चलकर वो अपने परिवार की सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो साहिल और साक्षी दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और दोनों ही परिवारों की हालत हैंड टू माउथ वाली है, यानी कि रोजाना का कमाना और रोजाना का खाना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिपेयरिंग का काम करने के दौरान साहिल की मुलाकात आते जाते हुए साक्षी से हुई थी। धीरे धीरे यही मुलाकात अट्रैक्शन में बदल गई और यही अट्रैक्शन धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गया। साहिल और साक्षी अक्सर एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाया करते थे। वो लोग मॉल्स में जाया करते थे, फूड स्टॉल्स पर फूड खाया करते थे और कभी कभी रेस्टोरेंट में जाकर वो दोनों एक दूसरे का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया करते थे। साहिल के साथ साक्षी अब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। वो इस हद तक साहिल पर विश्वास करने लगी थी कि उसने साहिल को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया था। साक्षी ने साहिल को अपने पिछले बॉयफ्रेंड प्रवीण के बारे में भी बता दिया था। साक्षी ने साहिल को बताया था कि प्रवीण से उसका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सीरियस था। उसके रिलेशनशिप की सीरियसनेस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साक्षी के माँ बाप को भी प्रवीण और उसके बारे में पता था, लेकिन प्रवीण और साक्षी के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे, इसलिए साक्षी ने प्रवीण को छोड़ दिया था और कुछ वक्त बाद वो साहिल के साथ एंगेज हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग साहिल और साक्षी का रिलेशनशिप पिछले 3 साल से चल रहा था। मतलब जिस वक्त इनका रिलेशनशिप शुरू हुआ होगा उस वक्त साक्षी की उम्र 13 साल रही होगी, वहीं साहिल 17 साल के आसपास रहा होगा। और साहिल से पहले साक्षी की जिंदगी में प्रवीण था, यानी कि उस वक्त उसकी उम्र 11 या 12 साल रही होगी। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में प्यार, मैं तो इस उम्र में सुपर हीरो बनने के बारे में सोचा था। मतलब अब बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। खैर, साक्षी ने प्रवीण के नाम का एक टैटू अपने हाथ पर गुदवा रखा था और जब ये सारी बातें साहिल के सामने आई तो कहीं ना कहीं उसके मन में इन सब बातों को लेकर एक इनसिक्योरिटी आ गई। हालांकि साक्षी के सामने उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया और पहले की तरह वो दोनों अपना रिलेशनशिप आगे चलाने लगे। लेकिन इसी साल अप्रैल के आखिर में साहिल को पता चला कि साक्षी और प्रवीण फिर से एक दूसरे से बातचीत करने लगे हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से चैट करने लगे थे और कभी कभी एक दूसरे से मिला भी करते थे। इन सारी बातों को जानकर साहिल साक्षी पर बहुत ज्यादा नाराज हुआ, तो इसके जवाब में साक्षी ने कहा कि देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं है, प्रवीण बस अब उसका एक अच्छा दोस्त है, इससे ज्यादा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि साहिल बेहद ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था, इसलिए उसका गुस्सा
हर दिन के साथ बस बढ़ता ही जा रहा था। साक्षी को साहिल के गुस्से का अंदाजा था, क्योंकि साहिल बात बात पर मरने या मारने की बातें करने लगा था। इसलिए साक्षी ने उसके गुस्से से बचने के लिए उससे ब्रेकअप कर लिया। इस ब्रेकअप के बाद से ही साहिल को लगने लगा कि साक्षी और प्रवीण का कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। इसी वजह से साक्षी ने मुझको छोड़ दिया है। साहिल खुद को ठगा सा महसूस करने लगा और उसके अंदर एक बदले की आग जम लेने लगी। अक्सर साहिल साक्षी को धमकाया करता था कि तुम फिर से पैचअप कर लो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और सच में उसकी सारी बातें अब साक्षी को डराने लगी थी। इसी डर के कारण साक्षी ने अपने करीबी सहेली आरती और नीतू को सारी बात बताई और उनसे साहिल से पीछे छुड़ाने में उनकी मदद मांगी। तो उसकी फ्रेंड आरती उसको झबरू नाम के एक लोकल गुंडे से मिलवाती है, जिसका असल नाम अजय है। हम सब जानते हैं कि ऐसी सोसाइटीज जहाँ पर लोअर क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ पर कुछ टटपुंजे मवाली भी रहते हैं जो खुद को एक बहुत बड़ा गुंडा या फिर डॉन समझते हैं। जबरू भी उन्हीं मवालियों में से एक है। जबरू शाहबाद डेरे की जेजे कॉलोनी में रहता है। मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में जबरू ने बताया कि वो साक्षी से पहले कभी नहीं मिला था। वो साक्षी से उसी दिन मिला था जिस दिन उसको साहिल को समझाना था। जब जबरू से पूछा गया कि क्या उसने साहिल को धमकाया था, तो उसने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और बोला कि नहीं, मैंने उसको धमकाया नहीं था, उससे बस ये बोला था कि वो साक्षी को परेशान करना अब छोड़ दे। वहीं साहिल का कहना था कि उसको जबरू ने बहुत ज्यादा धमकाया था, जिसकी वजह से साहिल बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा था। साहिल की इस बात पर जबरू ने कहा कि साहिल उसको जानबूझकर इन सब में फंसा रहा है। साहिल को ये लगता था कि जबरू और साक्षी का अफेयर है, इसलिए उसने साक्षी का कत्ल कर दिया। बहरहाल साक्षी 1 महीने से अपनी क्लोज फ्रेंड आरती के घर पर रह रही थी। अभी ये क्लियर नहीं है कि क्यों, लेकिन जहां तक सबका मानना है कि वो शायद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहां पर रह रही थी। लेकिन साक्षी को ये जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि साहिल उसको स्टॉक कर रहा है, यानी कि उसका पीछा कर रहा है। वो साक्षी की हर एक मूवमेंट को नोटिस कर रहा था कि वो कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, किससे मिलती है, कब हंसती है। मतलब ही वॉज नोटिसिंग एवरीथिंग। और इस स्टॉकिंग से साक्षी पूरी तरह से अनजान थी। उसको बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उस पर नजर रखी जा रही है। इस दौरान साक्षी काफी टेंशन फ्री हो गई थी। उसको लग रहा था कि अब उसका साहिल से पीछे छूट गया है। इसलिए 28 मई की रात को साक्षी अपनी सहेली आरती के साथ अपनी किसी दूसरे दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मार्केट में कुछ खरीदारी करने आई थी। और वहीं पर साहिल उसका वेट कर रहा था, क्योंकि साहिल को पता था कि वो किस वक्त पर किस जगह जाती है। और साहिल इस पूरे कत्ल की प्लानिंग पिछले 2 दिनों से कर रहा था। इस कत्ल को करने के लिए उसने एक तेजधार चाकू भी लिया था। जब साक्षी और आरती मार्केट पहुंचे, तब आरती अपनी दूसरी सहेली नीतू को लेने के लिए सड़क पार करके दूसरी तरफ चली गई और साक्षी सड़क के इस तरफ अकेले खड़ी रही। उसके इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर साहिल साक्षी की तरफ आया और उसका हाथ पकड़कर उसको एक खंबे की तरफ ले गया। वहां पर उन दोनों में खूब तू मैं होने लगी और अचानक ही अगले ही मिनट साहिल ने उस तेजधार चाकू से साक्षी पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। साहिल को साक्षी पर वार करते हुए सब लोग देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसको रोकने की। थोड़ी हिम्मत करके एक आदमी उसको रोकने के लिए आगे आया, लेकिन साहिल ने उसके तरफ चाकू कर दिया और इसी से घबराकर वो आदमी पीछे हट गया। साक्षी को मारने के बाद साहिल आराम से पैदल चलकर वहां से चला गया और उसको रोकने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। ये सारा वाकया वहीं रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और यही फुटेज इस केस में एक बहुत बड़ा सबूत साबित हुई। साहिल ये कत्ल करने के बाद उसी एरिया में आधे घंटे तक घूमता रहा और थोड़ी देर बाद वो एक पार्क में जाकर बैठ गया। फिर उसको ख्याल आया कि अब बहुत देर हो गई है, उसको घर निकल जाना चाहिए। लेकिन घर जाते वक्त उसने सोचा कि पुलिस इसको ढूंढते हुए सीधे उसके घर पहुंचेगी, इसलिए पुलिस से बचने के लिए वो अपनी खाला के घर चला गया, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहती हैं। और जाते जाते उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया, जिससे कि पुलिस उसे ट्रैक न कर सके। जब वो अचानक अपनी खाला के घर पहुंचा तो उसकी खाला ने पूछा कि वो अचानक कैसे उनके यहाँ आ गया है। तो इसके जवाब में साहिल ने कहा कि वो यहाँ पर किसी काम से आया था और उसने सोचा कि खाला से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए वो मिलने चला आया। अगले ही दिन पुलिस ने साहिल को उसकी खाला के घर से धर दबोचा और उसको दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि साहिल ने मर्डर में इस्तेमाल किया चाकू हरिद्वार से 10-15 दिन पहले खरीदा था और उसने ये चाकू अपने दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए खरीदा था। लेकिन जब उसने मर्डर का प्लान बनाया, तब उसने इस चाकू को मर्डर में इस्तेमाल करने का सोचा और फिर उसने ये सारा कांड कर दिया। जैसा कि सबको उम्मीद थी कि ये केस एक कम्युनल केस में कन्वर्ट होना ही था। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि हमारे देश में किसी भी अपराध को अपराध की नजर से ना देखकर उस अपराध में क्रिमिनल और विक्टिम का धर्म और जाति देखी जाती है, जो कहीं ना कहीं इंसाफ की बात ना करके धर्म की आड़ में अपना वोट बैंक रिजर्व करने की होती है। और इस केस में भी शुरू से लेकर आखिर तक बस यही हो रहा है। हालांकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आया, लेकिन बहुत से मीडिया चैनल्स और यूट्यूबर्स इस केस को एक धार्मिक एंगल से देख रहे हैं। खैर,
ये सस्ती हरकतें व्यूज और टीआरपी पाने का एक अच्छा तरीका है। साक्षी के पिता का कहना है कि उनको साक्षी और साहिल के अफेयर के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने साक्षी को कई बार समझाया था कि वो इन सब से दूर रहे और अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। उसके पिता का कहना है कि अगर मैंने उसको अच्छे से समझाया होता तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती। वहीं साक्षी की माँ का कहना है कि एक बार साक्षी ने उनसे कहा था कि घर में अगर बिजली का कोई सामान खराब हो जाए तो वो एक लड़के को जानती है जो फ्री में उनके सामान की रिपेयरिंग कर देगा। इस बात पर साक्षी की माँ को थोड़ा शक हुआ था, लेकिन उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। साक्षी की माँ अदालत से मांग कर रही है कि साहिल को कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, यानी कि उसको सजाए मौत दी जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, जब साहिल साक्षी पर हमला कर रहा था तब उसको किसी ने क्यों नहीं रोका? अगर कोई शुरुआत में ही उसको रोक देता तो शायद साक्षी की जिंदगी बचाई जा सकती थी। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि अगर सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उस घायल शख्स को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। जब ऐसा सेंटीमेंट लोगों के अंदर आ जाता है तब बड़ा मुश्किल होता है भीड़ में भी सुरक्षित रहना। और आजकल के जो ये नौजवान बच्चे हैं, इनके अंदर बड़ी छोटी सी उम्र में ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का भाव आ जाता है। इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि जिसको ये प्यार समझ रहे होते हैं, असल में वो प्यार नहीं होता है, बल्कि एक अट्रैक्शन होता है जो कि वक्त के साथ साथ खत्म होता जाता है। क्योंकि असल प्यार आपको कभी भी हत्या करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो वो प्यार ही नहीं है बल्कि कुछ और ही है। एक खास बात और है कि आजकल के लड़के लड़कियों में सब्र नाम की चीज ही नहीं है। ये लोग इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड और शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं कि इनको जरा से भी बात बर्दाश्त नहीं है। ये लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को गाली देने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं, और यही हरकतें अक्सर इन लोगों को जुर्म की तरफ ढकेल देती हैं। इसलिए जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं और अपने बच्चों को सही और गलत के बीच का फर्क बताएं, और इस बात का खास ख्याल रखें कि आखिर उनके बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है, और वक्त वक्त पर उनको जरूरत पड़ने पर एक एडल्ट की हैसियत से गाइड करें। इस वीडियो के एंड में मैं शहीद आजम भगत सिंह की 2 लाइनें कहना चाहूंगा। लव ऑलवेज एलिवेट्स द कैरेक्टर ऑफ अ मैन, इट नेवर लोवर्स हिम, प्रोवाइडेड लव बी लव। यानी कि प्यार इंसान के चरित्र को हमेशा ऊंचा उठाता है और ये कभी भी इंसान के चरित्र को नीचे नहीं गिराता है। बस शर्त यह है कि प्यार असल में प्यार होना चाहिए। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।